ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, एक और रेडियो क्लासिक शो लेके शामिल हो गया हूं आपकी ज़िंदगी में, और एक और नई कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक साल की, और साल का नाम है 1968, 1968 की। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। जैसे हर कहानी की शुरुआत होती है, अंत होता है, वैसे ही इस कहानी की शुरुआत भी बड़ी कमाल की है। 1968 लीप ईयर था। जैसे कि आप जानते हैं, 4 साल तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद आता है एक ऐसा दिन साल में जो एक्स्ट्रा होता है, जिसे हम 29 ऑफ फरवरी भी कहते हैं। 366 दिन, 1968 की उम्र। सोमवार 1 जनवरी को एक बड़े जबरदस्त जश्न के साथ दुनिया ने 1968 का स्वागत किया, और मंगलवार 31 दिसंबर को अलविदा भी कहा। 1968 दोस्तों बहुत सारे समाज सुधारों के लिए भी जाना जाता है। दुनिया भर में खूब सारे प्रोटेस्ट हुए थे शांति को लेके, डिस्क्रिमिनेशन को लेके। अगर हम 1968 की बातचीत करते हैं तो उस साल वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 3.53 बिलियन, भारत की पॉपुलेशन थी 531 मिलियन, और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन थी 12.01 मिलियन। 1968 भारत और ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए भी याद किया जाता है। दोस्तों, उस साल भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और पहली बार कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया आया था, उनकी ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए, और भारत के रिलेशनशिप के लिए भी 1968 याद किया जाता है। 1968 ने भारत को ड्रीम गर्ल भी दी। हेमा मालिनी ने एक लीड एक्ट्रेस के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उस साल राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था सपनों का सौदागर, और उस फिल्म के लिए इन्होंने कास्ट किया था हेमा जी को, और उनको प्रमोट किया गया था ड्रीम गर्ल की तरह। दोस्तों, 1968 के साल में आज मैं आपको लिए चल रहा हूं, और उस साल बड़ी कमाल की फिल्में बनी है, और बहुत ही कमाल का संगीत भी है, बहुत सारे गाने हैं। मैं जब इन गीतों को आपके लिए चुन रहा था तो लगभग 3-4 घंटे के गाने निकल पड़े हैं। अब उस साल कौन कौन से गाने सबसे ज़्यादा हिट हुए, रेडियो पे सुनेंगे, वो एक अलग लिस्ट है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जो आज मैं गाने आपको सुनाऊंगा ना, वो गाने वो है जो मेरे बड़े फेवरेट हैं। आइए दोस्तों, 1968 के उस साल में आपको लिए चलता हूं। दुनिया कैसी थी, क्या ज़माना था, क्या कुछ हुआ। और अगर आपका जन्म 1968 में हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। जिस साल आपका जन्म हुआ उस साल दुनिया में क्या हुआ। तुमको
आओ हजूर आओ, आपको सितारों पे ले चलूं और दिल झूम जाए ऐसी 1968 की बहारों में ले चलूं। ये 1968 मैंने खुद ही इस गीत में लगाया है। इस गीत के जो शब्द है नूर देवासी ने ये गाना लिखा है। आओ हजूर तुमको, आशा भोसले की आवाज, ओपी नैयर का संगीत और 1968 की फिल्म किस्मत का ये गाना। दोस्तों 1968 में अगर आप मैकडॉनल्ड के शौकीन हैं तो बिग मैक इंट्रोड्यूस किया था 1968 में पहली बार। 49 सेंट्स में ये आपको उस जमाने में मिलता था। 1968 में भारत के प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ऑस्ट्रेलियन मोनार्क एलिजाबेथ टू, ऑस्ट्रेलियन गवर्नर जनरल द लॉर्ड कैसी, और ऑस्ट्रेलिया के उस साल 2 प्राइम मिनिस्टर हुए थे। 10 जनवरी तक थे जॉन मैकेवन और उसके बाद जॉन गॉर्टन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। दोस्तों आज मैं आपको बॉलीवुड की कुछ उस साल रिलीज फिल्मों का जो मज़ेदार पिक्चरें हैं उसका जिक्र हुआ, कुछ मज़ेदार बातें होंगी और बहुत सारा संगीत भी होने वाला है। उस साल 1968 में 77 हिंदी फिल्में बनी और जहाँ तक का सवाल है उस साल की फिल्मों का, तो फिल्में रोमांटिक भी थी, पारिवारिक भी थी, जैसा कि अक्सर हमारी हिंदी फिल्मों की पृष्ठभूमि रहती है। वहीं पे उस साल जो सबसे बड़ी फिल्म बनी थी वो एक स्पाई फिल्म थी और यहाँ से स्पाई फिल्मों का एक अलग ही इतिहास भी शुरू होता है। और जहाँ तक सवाल है टॉप 10 फिल्मों का, तो सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे जिस फिल्म को पसंद किया गया था वो फिल्म थी दोस्तों आंखें। माला सिन्हा, धर्मेंद्र और महमूद ने इस फिल्म में काम किया था। एक स्पाई फिल्म थी, रामानंद सागर ने इस फिल्म को बनाया था। कुछ बड़ी मज़ेदार बातें इस फिल्म से जुड़ी है जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर उस साल जो फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी, फिल्म का नाम था दो कलियां। माला सिन्हा, बिस्वजीत, नीतू सिंह और महमूद इस फिल्म में काम कर रहे थे। मेरा अपना ख्याल है कि शायद नीतू सिंह की ये पहली फिल्म थी या इससे पहले भी शायद एक आध बार वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी जो फिल्म बनी थी वो दो कलियां 1968 की बॉक्स ऑफिस पे दूसरे नंबर पर यह फिल्म रही थी। तीसरे नंबर पर फिल्म रही थी नीलकमल। वहीदा रहमान, मनोज कुमार, राजकुमार, ललिता पवार, महमूद, शशिकला और बलराज साहनी इस फिल्म की स्टारकास्ट। री इनकारनेशन पे ये फिल्म बनी थी और बड़ी मज़ेदार इस फिल्म की कहानी थी और इस फिल्म के बारे में भी थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। चौथे नंबर पर जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पसंद की गई थी उस फिल्म का नाम था कन्यादान। ये एक पारिवारिक फिल्म, शशि कपूर, आशा पारिक और ओम प्रकाश। पांचवें नंबर पर शिकार, एक और ये भी थ्रिलर फिल्म थी। धर्मेंद्र, आशा पारिक, जॉनी वॉकर, संजीव कुमार और हेलेन इस फिल्म की स्टारकास्ट। छठे नंबर पर एक बहुत ही जबरदस्त कमाल की मजाकिया फिल्म बनी थी और फिल्म का नाम है पड़ोसन। अगर बॉलीवुड की ऑल टाइम कॉमेडी फिल्मों का जिक्र होगा तो पड़ोसन मेरे हिसाब से अगर नंबर 1 नहीं है तो टॉप की 2-3 फिल्में होगी, उसमें जरूर इस फिल्म का जिक्र रहेगा। सुनील दत्त, सायरा बानू, किशोर कुमार और महमूद इस फिल्म में काम कर रहे थे। महमूद की ये प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी। और 7वें नंबर पर जो फिल्म उस साल बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, फिल्म का नाम था ब्रह्मचारी। शम्मी कपूर, राजश्री, मुमताज़ और प्राण ने इस फिल्म में काम किया था। 8वें नंबर पर फिल्म थी आदमी। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, सिमी ग्रेवाल। 9वें नंबर पर फिल्म हसीना मान जाएगी। शशि कपूर, बबीता, अमिता और जॉनी वॉकर। और 10वें नंबर पर उस साल जो फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद की गई थी, फिल्म का नाम था दुनिया। देवानंद, वैजयंती माला, बलराज साहनी और जॉनी वॉकर। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। आंखों के नाम, होठों के नाम।
लचकाइए शाखे बदन महकाइए जुल्फों की शाम छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम होठों के नाम आप ही का नाम लेकर पी है सभी ने पी है सभी ने आप पर धड़क रहे हैं प्यालों के सीने प्यालों के सीने यहाँ अजनबी कोई नहीं ये है आपकी महफिल तमाम छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम होठों के नाम हो औरों की धुन हमको तो है साकी से काम छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम होठों के नाम छलकाए जाम आंखों के नाम होठों के नाम आंखों के नाम होठों के नाम 1968 की दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं और ये जो गाना मैंने आपको सुनाया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ इस गीत को लिखा था मजरूर सुल्तानपुरी ने लक्ष्मी प्यारेलाल का संगीत और फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त ये भी 1968 की फिल्म 1968 दोस्तों ये साल है जिस साल बोइंग 747 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और वहीं पे 1968 में कारों के अंदर जो एयर बैग्स लगे होते हैं उसकी भी शुरुआत हुई थी। एलन के ब्रीड इनका नाम था, इन्होंने ये इन्वेंट किया था एक एयर बैग और जो अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाता था जब कोई जोर का झटका लगता था और इसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता था जो आज भी बहुत सारे लोगों की जान बचाता है इन केस कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है। और वहीं पे 1968 में ही डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। वहीं पे अमेरिका में उसी साल 911 टेलीफोन सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया गया था जो एक सिंगल नंबर है 24/7 ये काम धाम करता है और इमरजेंसी में लोग बाग इस नंबर को डायल करते हैं। इससे पहले वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट पे डिफरेंट नंबर होते थे तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता था जब एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। तो एक ये यूनिवर्सल नंबर अमेरिका में 911 का मतलब है कि इमरजेंसी आपको डायल करनी है। और उसी साल अमेरिका में फर्स्ट फिलाडेल्फिया बैंक ने ATM इंस्टॉल की थी, ऑटोमेटेड
टेलर मशीन। हालांकि इससे एक साल पहले 1967 में वर्ल्ड को पहली एटीएम लंदन ने दी थी, लेकिन अमेरिका में 1968 में पहला एटीएम खुला था। अच्छा दोस्तों, उस साल अगर हम हिंदी फिल्मों की बातचीत करते हैं तो जो फिल्म सबसे ज़्यादा उस साल पसंद की गई थी बॉक्स ऑफिस में, उस फिल्म का नाम था दोस्तों आंखें। एक स्पाई थ्रिलर फिल्म, और रामानंद सागर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। हुआ यह था कि इससे पहले एक साल पहले एक ऐसी ही स्पाई फिल्म बड़ी ज़बरदस्त लोगों ने पसंद की थी, उसका नाम था फर्ज। और उसके एक साल बाद रामानंद सागर ने 1968 में ये फिल्म बनाई आंखें। एक बड़ा ज़बरदस्त इस फिल्म का बजट हुआ था, और ये बड़ी इंटरनेशनल लोकेशन में भी इस फिल्म को ले जाया गया। पहली बार इजराइल बेरूत में कोई हिंदी फिल्म शूट हुई थी, तो वो थी फिल्म आंखें। अच्छा, इसकी कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। जब इस फिल्म को शुरुआती दिनों में आई थिंक 3-4 साल पहले, उस ज़माने में फ़िल्मों को बनने में 2-3 साल तो लग जाते थे, तो जब कभी मिड 60 में रामानंद सागर ने डिसाइड किया कि ये फिल्म बनाएंगे आंखें, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो धर्मेंद्र को इस फिल्म में लेंगे। लेकिन धर्मेंद्र नए नए आए हुए थे, कोई उनको जानता नहीं था। तो ये सब देखते हुए, हालांकि रामानंद सागर को कुछ इस तरीके का एक करेक्टर हीरो चाहिए था जो धर्मेंद्र में उनको मिला, लेकिन धर्मेंद्र को जानते बड़े कम लोग थे। अब जो स्टार पावर उस जमाने में भी हुआ करती थी, तो इन्होंने उस जमाने की बहुत बड़ी एक अभिनेत्री माला सिन्हा, उन्हें साइन किया था इस फिल्म के लिए, और जो कि फूल और पत्थर में एक बड़ा कमाल का एक फिल्म बनी थी, इन दोनों की बड़ी वो हिट फिल्म रही थी। तो उसके बाद ये डिसाइड किया कि आंखें फिल्म बनाई जाए। इस फिल्म के लिए रामानंद सागर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड, जो उनका एकमात्र अवार्ड है। और जहाँ तक इस फिल्म की कहानी है, तो ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी, और भारत की आज़ादी के कुछ दिनों बाद ही इसकी कहानी शुरू होती है। आसाम में कोई टेररिस्ट अटैक होता है, और कुछ भारत के कंसर्न्ड सिटीजन मिलजुल कर ये डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा बिना सरकार की सहायता के। और ये पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट चलता है। बेरूत में बड़ा ज़बरदस्त इसका शूटिंग हुआ था, और एक बड़ा ये फिल्म है जिसकी ट्विस्ट एंड टर्न है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस फिल्म को देखिएगा। इस फिल्म की कहानी मैं आपको नहीं बताऊँगा। माला सिन्हा, धर्मेंद्र, कुमकुम, सुजीत कुमार, महमूद, इस फिल्म की स्टार कास्ट, और बड़ा ही कमाल का इस फिल्म का संगीत भी बना था। एक से बढ़कर एक गाने हैं इस फिल्म के। रवि का संगीत था। एक गाना तो बड़ा ही मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो आपको मैं सुनाऊंगा, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और इस फिल्म को लेके बड़े मज़ेदार कुछ किस्से भी है। कहते हैं कि एक्चुअल में इस फिल्म में धर्मेंद्र से पहले राजकुमार को रामानंद सागर लेना चाहते थे, और हुआ ये कि जब स्क्रिप्ट लेके उनके पास पहुंचे, राजकुमार के बारे में बड़ी मज़ेदार कहानियां हैं। उनका जो पर्सोना था वो दुनिया से हटके था, कभी कभी बड़ी मज़ेदार वो बातें भी किया करते थे। कहते हैं कि इस फिल्म की जब स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई गई, तो उन्होंने वहाँ पे उनका जो पर्सनल फेवरेट डॉग है वो था, उससे पूछा कि क्या तुम इस फिल्म को करोगे? कुत्ते का मूड नहीं हुआ कुछ इधर उधर करने का, और कहते हैं कि राजकुमार ने रामानंद सागर को कहा कि देखिए भैया, मेरे कुत्ते को ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है, तो हम इस फिल्म को नहीं करेंगे। एनीवे, इस फिल्म का एक और गाना है जो बड़ा मशहूर हुआ था, दे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। और ये इस फिल्म की जो लीड कास्ट है, धर्मेंद्र वगैरह उन्होंने, उन पर ये गाना फिल्माया गया था। और आपने सभी ने सुना होगा कि 1968 के बाद दुनिया में बहुत सारे हमारे जो बैगर्स हैं, उनका ये बड़ा फेवरेट गाना है। ट्रेन्स में, सड़कों पे लोग बाग इस गाने को गाते हैं, दे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। 1968 में इस फिल्म ने धमाल मचाया, और बॉक्स ऑफिस पे ये सबसे ज़्यादा काम करने वाली कामयाब फिल्म बनी। और इसी फिल्म का मेरा एक और बड़ा पर्सनल फेवरेट गाना, लता जी की आवाज़। कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है
कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। होती है दिलबरों की नायत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। साहिर लुधियानवी साहब ने इस गाने को लिखा, रवि का संगीत और फिल्म का नाम आंखें, 1968 की बॉक्स ऑफिस की सबसे कामयाब फिल्म। अच्छा दोस्तों, 1968 में 8 अप्रैल को हमारे सिडनी वाटर सप्लाई में बड़ा ज़बरदस्त बदलाव किया गया था और फ्लोराइड का इस्तेमाल उस साल से हमारे सिडनी वाटर्स में, जो घरों में पीने का पानी आता है, उसमें इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी दांतों की हेल्थ हमारी बरकरार रहे। और उसी साल 18 जून को वारिंगा फ्रीवे ओपन हुआ था सिडनी में। ये जो हमारा नॉर्दर्न बीचेस की तरफ एक बड़ा ज़बरदस्त फ्रीवे है, इसकी भी शुरुआत 1968 में हुई थी। 1968 अगर हम अमेरिका की बातचीत करते हैं तो एवरेज कॉस्ट नया घर अगर आपको लेना था तो $14,950 में मिलता था। अभी हमें जो यूनाइटेड स्टेट में लोग बाग सुन रहे हैं, बताइएगा कि आज की डेट में कितने का है नया घर।
$14,950 का मिलता था 1968 में। एवरेज इनकम पर ईयर थी $7,850 और मंथली रेंट होता था $130। अपना अगर गैस आपको लेना था, गैस पर गैलन 34 सेंट। मूवी टिकट $1.5 का था। और जो फेडरल आवरली मिनिमम वेजेस थे, तो उस जमाना आ गया था जब मिनिमम वेजेस की शुरुआत हुई थी, $1.60 मिलते थे अमेरिका में। अच्छा, उस साल एक और बड़ा जबरदस्त आई थिंक थोड़ा डर सा वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ था, स्पेशली यूरोप और अमेरिका में। हुआ ये कि जो जापानीज इंपोर्टेड कारें और बहुत सारा जापान से बना हुआ सामान यूरोप और अमेरिका की मार्केट में बड़ा हिट हुआ। और इससे क्या हुआ कि यूके में, यूनाइटेड स्टेट में वहाँ की सरकारें थोड़ी डर गई कि यार हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, क्योंकि बाहर से ये जापान से इतना ज़्यादा सामान आ रहा है तो हमें तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक डर वहाँ पे लगा था कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बड़ा बढ़ने वाला है। 1968 एक और चीज़ के लिए भी याद किया जाता है, और उस साल एक फ्लू पैंडेमिक आया था। तो 1968 इसे हांगकांग फ्लू कहते हैं, हांगकांग फ्लू के लिए भी जाना जाता है। और एक ये अनुमान है, एग्जैक्टली नंबर नहीं है, अलग अलग सरकारी आंकड़े अलग बताते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1 से लेके 4 मिलियन तक ग्लोबली लोगों का देहांत हुआ था। और ये H3N2 स्ट्रेन है, फ्लू ए का वायरस है, जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत को लेके भी हालांकि 13 जुलाई 1968 कहते हैं हांगकांग में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अनकन्फर्म्ड पॉसिबिलिटीज है कि एक्चुअल में इसकी शुरुआत मेनलैंड चाइना में हुई थी और वहां से फिर ये हांगकांग में आया। और हांगकांग के बाद फिर ये बहुत सारे सिंगापुर गया, वियतनाम गया, और उसके बाद भारत, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जर्मनी, जापान, अफ्रीका, पूरी दुनिया में। और बहुत सारी जगहों पे तो बड़ी परेशानी हुई थी, स्पेशली जब लोगों का देहांत होता है अच्छे खासे नंबर्स में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जो भी किस तरीके से क्रियाक्रम करना है। तो बहुत सारे देशों में उस साल बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम आई थी। H3N2 वायरस वापस आया था 1969 और 70 फ्लू सीजन। एक्चुअल में ये आज भी, लेकिन आजकल इसे हम सीजनल फ्लू कहते हैं। 4 महीने बाद ही इस फ्लू के शुरू होने के बाद अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हीलीमैन ने इसके लिए एक वैक्सीन भी तैयार की थी और उसके 9 मिलियन डोजेस मैन्युफैक्चर भी किए गए थे, लेकिन अलग अलग तरीके से ये बदलता रहा। और आज भी एक्चुअल में ये फ्लू अवेलेबल है मार्केट में आता है, मार्केट में यानी कि सीजन में आता है। तो सीजनल फ्लू जिसे हम कहते हैं, ये आज भी है। 1968 इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा दोस्तों, उस साल का एक और मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट गाना है। वैसे तो सारे ही गाने मेरे पर्सनल फेवरेट है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन सुनिए ये गाना जरा, एंजॉय कीजिएगा। आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज।
मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे अपना बना ले गोरी आएंगे काम तेरे अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे उड़ता ये जाली वाला उस पर मोतियन की माला उड़ते ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान आशा भोसले की आवाज, साथ में शमशाद बेगम। एस.एच. बिहारी ने इस गाने को लिखा, ओपी नैयर का संगीत और फिल्म का नाम किस्मत। 1968, बड़ा ज़बरदस्त संगीत उस साल हिंदी फिल्मों का। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बातचीत करते हैं तो ये वो साल था जब बीटल्स अपने पीक पे थे। बड़ा ज़बरदस्त उनका संगीत था और याद किया जाता है 1968 फरवरी के महीने में द बीटल्स, ये और बहुत सारे सेलिब्रिटी उस साल भारत आए थे। एक्चुअल में महर्षि महेश योगी का ऋषिकेश में एक आश्रम है, वहाँ पे उस साल बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट से सेलिब्रिटी विजिट करने के लिए आए थे, इंक्लूडिंग बीटल्स। ये वो साल था जब मेडिटेशन टेक्निक्स भारत की दुनिया भर में पहुंचाने में महर्षि महेश योगी का बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। इनका ओरिजिनल नाम था महेश प्रसाद वर्मा और इन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को ज्वाइन किया था, एक स्पिरिचुअल गुरु, हिमालय के रहने वाले, और वहीं से इन्होंने बहुत कुछ सीखा और दुनिया को मेडिटेशन में एक बड़ा ज़बरदस्त इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। यही नहीं बल्कि बहुत सारे सोशल कामधाम दुनिया भर में चल रहे हैं, वो आज भी चल रहे हैं। तो महर्षि महेश योगी एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी थे और 2008 में इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी और मौन व्रत ले लिया था और 3 वीक बाद इनका देहांत हुआ था। तो 1968 बीटल्स की भारत यात्रा के लिए भी याद किया जाता है। अच्छा दोस्तों, उस साल एक और फिल्म का आपके साथ मैंने ज़रूर जिक्र करना है। ये फिल्म का नाम था नीलकमल। तीसरी बॉक्स ऑफिस पे ये सबसे कामयाब फिल्म थी और कहते हैं कि ये फिल्म एक तरीके से री इनकारनेशन की फिल्म बनी थी। अगर आपको याद होगा, उससे लगभग 10 साल पहले मधुमती एक फिल्म आई थी और मधुमती के बाद ये एक और बड़ी कमाल की फिल्म बनी थी, नीलकमल। गुलशन बावरा की एक किताब है, इसी नाम की किताब है, उसी पर यह फिल्म बनी थी। फिल्म में काम किया था वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार, महमूद, बलराज साहनी, ललिता पवार और शशि कला ने। 8 अलग अलग कैटेगरीज में ये नॉमिनेट हुई थी 16th फिल्म फेयर अवार्ड के लिए और बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक्ट्रेसेस, कॉमेडियन, काफ़ी सारे अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। और फिल्म की कहानी बड़ी कमाल की थी, गाने बहुत ही मशहूर इस फिल्म के हुए थे। रविशंकर शर्मा का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने उन गानों को लिखा था और कहानी बड़ी मज़ेदार थी। होता यूँ है कि इस फिल्म की जो मुख्य किरदार है वहीदा रहमान, ये नींद में इनको चलने की आदत होती है और एक बार एक रेलवे ट्रैक पे ऑलमोस्ट इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है जब इनको राम
इनका नाम है, मनोज कुमार इस फिल्म में बने हैं, वो इनको बचाते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। 2-3 बार ऐसा कुछ होता है, अल्टीमेटली वहीदा रहमान और मनोज कुमार की शादी होती है। बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में ये इनकी स्लीप वॉकिंग की एक आदत जो है वो किसी कहानी से जुड़ी है, जो इनकी पास्ट लाइफ की कहानी है। और पिछले जन्म में ये एक किसी स्टेट की प्रिंसेस हुआ करती थी, राजकुमारी, इनका नाम था सीता। और वहाँ पे एक बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे, चित्रसेन। एक बार वहाँ के राजा इन्होंने जो भी बनाया था उससे बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बोलती है कि मुझे राजकुमारी का हाथ दे। ये उनसे शादी करना चाहते थे, चित्रसेन जो कि राजकुमार बने थे। और जो किंग होते हैं उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और इन्हें ये जिंदा ही दीवार में चुनवा देते हैं। तो कहते थे कि उनकी आत्मा जो है वो भटकती रहती थी सीता से मिलने के लिए। तो कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है अल्टीमेटली उस हवेली में जाती है और उनकी आत्मा से मिलती है, फिर उनकी आत्मा को छुटकारा मिलता है और इनकी स्लीप वॉकिंग जो भी रात को चलती थी उससे भी इनको छुटकारा मिल जाता है। तो बड़ी मज़ेदार इस फिल्म की कहानी है और बड़ा इसमें उतार चढ़ाव है। लोगों को बड़ा पसंद उस सारी फिल्म आई और इस फिल्म के गाने इतने ज़बरदस्त हिट हुए। एक गाना तो ऐसा है जनाब कि आज भी आप इस गाने को सुनते हैं तो खो जाते हैं। ये वो गाना है जहाँ पे राजकुमार, या यूँ कि ये चित्रसेन जो इनका इस फिल्म का किरदार है, वो अपनी प्रेमिका को आवाज़ देते हैं। और यही नहीं बल्कि एक इस फिल्म का गाना बड़ा ही मशहूर हुआ था। बड़े सालों तक वो गाना अगर आपको 70 से लेके 90 तक, कम से कम कोई 30 साल तक शादी के समय पे विदाई का कोई गाना हो, उस साल जो भी वीडियो बने रहते थे तो एक गाना विदाई के समय पे ज़रूर बजता था और वो गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। साहिर लुधियानवी ने उस गाने को लिखा था और ये गाना बड़ा ही इमोशनल गाना था। शादियों में हमेशा ये गाना बजता था और जैसे ही गाना बजता था, विदाई का समय होता था, सारा पूरा परिवार इंक्लूडिंग दूल्हा सभी रोने लगते थे क्योंकि ये बड़ा ही एक इमोशनल गाना था। फिर 90 के दशक में आके आई थिंक बड़ा सेंटिमेंटल गाना था, इसमें कुछ और शादी के गाने बदल दिए गए थे। अब ये गाना नहीं बजता, लेकिन उस ज़माने में लोगों को इस गाने ने बड़ा रुलाया है। और ऐसा ही एक और गाना है इस फिल्म का जो बार बार फिल्म में बजता है, जहाँ पे इस फिल्म का जो किरदार है राजकुमार अपनी प्रेमिका को आवाज़ देता है। मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, सुनिए। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी,
बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी, अब तो चलिया इस पार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार हुए, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। पड़े तो बुझे प्यास मिलन की, तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। 1968 अमेरिका में एक बहुत बड़ी घटना के लिए भी याद किया जाता है। ये वो ज़माना है जब अमेरिका में एक बड़ा ज़बरदस्त सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था। मार्टिन लूथर किंग इस मूवमेंट के नेता थे और 4 अप्रैल 1968 को उनका असैसिनेशन हुआ था। जेम्स अर्ल रे इनका नाम था। इन्होंने मार्टिन लूथर किंग को असैसिनेट किया था और इनके इसके बाद बड़ा ज़बरदस्त अमेरिका में वायलेंस और बड़े रेस राइट्स हुए थे और ये साल याद किया जाता है उस साल सिविल राइट्स के लिए भी। असैसिनेशन के बाद एक बिल पास हुआ था, एक बड़ा लैंडमार्क लॉ ये यूनाइटेड स्टेट में माना जाता है और एक तरीके से इसे फेयर हाउसिंग एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत ये उस ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन होता था, स्पेशली जो घर बिकते थे या फिर अगर रेंटल आपको प्रॉपर्टी लेनी थी या फिर आपको फाइनेंस लेना है हाउसिंग मार्केट में, तो बहुत सारे लोगों को ये उपलब्धि नहीं थे क्योंकि वो उनका रंग कुछ और है या कहीं और से आते हैं। तो उस साल ये एक नया लॉ बना था कि जितना भी डिस्क्रिमिनेशन होता है हाउसिंग मार्केट में बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन, ये सारा ख़त्म किया था इस एक्ट ने। और अब कोई भी अगर किराए को आपको घर लेना होता तो ये नहीं देखते थे कि आप गोरे हैं या काले हैं या आपका क्या धर्म है, कहाँ से आप आए हैं, फाइनेंस आपको लेना है, रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है, बाय करना है। तो इसमें ये एक बड़ा बदलाव हुआ था। उसके बाद 1974 में आई थिंक इसमें कुछ एक अपडेट हुए थे। तो एक बड़ा ये एक लैंडमार्क लॉ है, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1968। अच्छा दोस्तों, एक और फिल्म का मैंने जिक्र करना है उस साल, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ये 6ठी सबसे बड़ी कामयाब फिल्म रही थी। फिल्म का नाम था पड़ोसन। सुनील दत्त, सायरा बानो, किशोर कुमार और महमूद ने इस फिल्म में काम किया था। और महमूद जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, एनसी सिप्पी और महमूद साहब ने मिलकर ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। राजेंद्र कृष्ण ने इस फिल्म को लिखा था। एक्चुअल में ये एक बंगाली की फिल्म थी, पाशेर बारी 1952 की एक शॉर्ट स्टोरी थी, उसी पे ये एक फिल्म बनी थी।
और एक म्यूजिकल कॉमिकल कॉमेडी फिल्म है। और कॉमेडी फिल्मों का जब भी जिक्र होगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, अगर भारत की टॉप 10 या इवन टॉप 5 ऑल टाइम कॉमेडी फिल्में चूज की जाएगी तो उसमें पड़ोसन का नाम जरूर आएगा। बड़ी सिंपल सी इसकी कहानी है। सुनील दत्त एक भोले भाले इंसान इस फिल्म में बने हैं और उन्हें अपनी पड़ोसन बिंदु से प्यार हो जाता है। अब उनको हिम्मत नहीं होती है तो उनके एक और मित्र है जो थिएटर एक्टर भी है और सिंगर भी है, किशोर कुमार विद्यापति इस फिल्म में उनका नाम है। तो वो उनकी सहायता करते हैं और किस तरीके से ये कॉमिक्स बनता है महमूद, किशोर कुमार, सुनील दत्त और सायरा बानो के बीच में। तो एक बड़ा ज़बरदस्त कमाल का ये फिल्म बना है। बहुत ही कमाल के इस फिल्म के गाने भी बने थे। इस फिल्म का संगीत दिया था R.D. बर्मन साहब ने, राजेंद्र कृष्ण ने वो गाने लिखे थे। सारे ही गाने बड़े मज़ेदार गाने हैं और कोई भी गाना आप यहाँ से आप चूज़ कर लेते हैं तो अपने आप में वो एक बड़ा खूबसूरत गाना है। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी बड़ी कुछ मज़ेदार बातें भी है। इस फिल्म का एक गाना है मेरी बिंदु वो गाना भी अपने आप में आपको बड़ा हंसाएगा। तो हुआ ये कि उस गाने की जिस दिन शूटिंग हो रही थी, जो उस गाने के कोरियोग्राफर थे वो शूटिंग पे पहुंचे ही नहीं और किशोर कुमार ने कहा कि कोई बात नहीं, वो नहीं पहुंचे तो हम करेंगे ना और उन्होंने अपनी कास्ट को वो गाने के पूरे लिरिक्स बताए और कहा कि जैसे जैसे मैं डांस करता रहता हूं बस मुझे आप फॉलो कीजिए। बड़े कुछ सिली एक्शन लिए गए थे और कहते हैं कि आज भी अगर हम कुछ बड़े कॉमिकल गानों का, फनी म्यूजिक वीडियो का जिक्र करेंगे तो इंडियन सिनेमा के टॉप के जो फनी वीडियोस है उसमें मेरी बिंदु का जिक्र जरूर आएगा। किशोर कुमार साहब ने उसे कोरियोग्राफ किया था। अच्छा, कहानी इस फिल्म की ये है कि किशोर कुमार एक्चुअल में इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हो रहे थे और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे महमूद साहब, वो कहते थे कि नहीं, मुझे तो किशोर कुमार आपको ही इस फिल्म में लेना है। तो बार बार उनके पास जाते और वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे फिल्म में काम करने के लिए। तो अल्टीमेटली एक दिन महमूद साहब ने पूरा रात वो किशोर कुमार के घर के सामने खड़े रहे और बोलते रहे कि जब तक आप इस रोल को अदा करने के लिए हाँ नहीं करेंगे मैं आपके घर के सामने से जाऊंगा ही नहीं तो अल्टीमेटली फिर किशोर कुमार साहब ने इस फिल्म में काम करना के लिए अपनी हाँ कही थी। और हुआ ये कि जब ये फिल्म आई थिंक बन के पूरी तैयार हो गई और जो भी एडिटिंग के समय पे इस फिल्म के मुख्य कलाकार सुनील दत्त को थोड़ी परेशानी हुई। अब सुनील दत्त बड़े जाने माने एक्टर थे कि यार महमूद से उन्होंने कहा कि किशोर कुमार तो हम सबको डोमिनेट कर रहे हैं यार, हमारा तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहते हैं कि इस फिल्म में थोड़ा एडिट किया गया था और किशोर कुमार के रोल को थोड़ा टोन डाउन किया गया था क्योंकि बड़ा वो चमक रहे थे। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद जिस किरदार को सबसे ज़्यादा इस फिल्म में लोगों ने पसंद किया था वो किशोर कुमार का ही किरदार था। और ये भी कहानी है कि एक्चुअल में सुनील दत्त का जो पार्ट था वो गुरुदत्त साहब को इनिशियली ऑफर किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुरुदत्त साहब का देहांत हो गया था और महमूद को ऐसा लग रहा था कि शायद सुनील दत्त साहब इस रोल को करने से मना करे। लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को करूँगा। दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म के सारे ही गाने बड़े कमाल के हैं, लेकिन एक गाना जो मुझे आपको 100% सुनाना है, सुनिए इस गीत को। ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता। 1968 दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के लिए, स्पेशली डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए याद किया जाता है। 21 मई 1968 भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पहली भारतीय प्रधानमंत्री बनी थी जो कि ऑस्ट्रेलिया आई थी। और ऑस्ट्रेलिया में टोरंगा ज़ू में उनकी एक कोआला के साथ पिक्चर है जो कि आज भी बड़ी याद की जाती है। कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी को कोआला से बड़ा प्यार हो गया था और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि वो इन्हें भारत ले जाना चाहती है, और हालांकि आई थिंक उनकी रिक्वेस्ट को उस साल एक्सेप्ट नहीं किया गया था। 1968 में मॉरिशस ने भी ब्रिटिश रूल से अपने आप को आज़ाद किया था, 12 मार्च 1968। और वहीं पे उसी साल 6 सितंबर को स्विट्जरलैंड भी आज़ाद हुआ था। 1968 में ओलंपिक भी खेले गए थे मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में। और उस साल जो कुछ एक पर्सनैलिटी है जिनका जन्म हुआ है 11 मार्च, इनका नाम है कुंजा रानी देवी। ये वेटलिफ्टर है भारत की। एक्ट्रेस नीलम 13 मार्च इनका जन्म हुआ। 19 अप्रैल अरशद वारसी। 14 जून राज ठाकरे, ये पॉलिटिशियंस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता है। 16 जुलाई धनराज पिल्ले, भारत के एक बहुत ही कमाल के हॉकी प्लेयर। 12 फरवरी नेथन रीज, ये प्रीमियर रह चुके हैं न्यू साउथ वेल्स के, ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन है। 28 मई कायली मनो, एक जानी मानी एंटरटेनर सिंगर, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। 12 अक्टूबर ह्यू जैकमैन, ये बहुत कमाल के बड़े एक्टर है। 12 मार्च नासिर हुसैन, इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, क्रिकेटर जाने माने। 25 सितंबर विल स्मिथ, ये अमेरिकन रैपर और एक बहुत बड़े एक्टर है हॉलीवुड फिल्मों के। और 30 मार्च को सिलिन डियोन, कनाडा की एक बड़ी जानी मानी सिंगर। उस साल दोस्तों जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे पसंद की गई थी वो फिल्मों की लिस्ट मैंने आपको बताई है, लेकिन किन फिल्मों को अवार्ड उस साल मिला था वो भी आपको मैं बता देता हूं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड उस साल मिला था शम्मी कपूर को, फिल्म का नाम था ब्रह्मचारी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था वहीदा रहमान को, फिल्म नीलकमल के लिए। उस साल बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था जीपी सिप्पी साहब को, फिल्म का नाम ब्रह्मचारी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था रामानंद सागर, फिल्म का नाम आंखें। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था शंकर जयकिशन को, फिल्म का नाम था ब्रह्मचारी। और बेस्ट लिरिसिस्ट गीतकार शैलेंद्र साहब को, ब्रह्मचारी का गाना उन्होंने लिखा था मैं गाऊं तुम सो जाओ। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल मोहम्मद रफ़ी, ब्रह्मचारी का ही गाना दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। और बेस्ट प्लेबैक फीमेल आशा भोसले को, गाना उन्होंने गाया था पर्दे में रहने दो, और फिल्म का नाम था शिकार। उस साल जो गीत रेडियो पे सबसे ज्यादा सुने गए थे, नंबर 1 लोगों का फेवरेट गाना उस साल बना था दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, फिल्म का नाम शागिर्द। ये 1967 की फिल्म थी, लेकिन 68 में भी ये गाना सबसे ज्यादा सुना गया था। दूसरे नंबर पर जो गाना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, पड़ोसन का गाना, किशोर कुमार की आवाज, आर डी बर्मन का संगीत। तीसरे नंबर पर गाना था हमराज फिल्म का नीले गगन के तले, और ये रवि ने इसका संगीत दिया था। ये गाना 1967 की फिल्म हमराज का था। चौथे नंबर पर आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, फिल्म का नाम ब्रह्मचारी 1968। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा था। पांचवें नंबर पर जो गाना बहुत ज्यादा पसंद उस साल किया गया था, चंदन सा बदन चंचल चितवन, फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र। मुकेश और लता मंगेशकर, 2 अलग अलग वर्जन इस गाने के थे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत और इंदिवर ने इस गाने को लिखा था। छठे नंबर पर गाना था होंठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई। ये 1967 की फिल्म जूल थीफ, लता मंगेशकर की आवाज, एस डी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा था। 7वें नंबर पर जो गाना उस साल था वो गाना था आई हैं बहारे,
मिटे जुल्मो सितम, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राम और श्याम फिल्म का नाम। ये भी 1967 की फिल्म थी। शकील साहब ने गाने को लिखा, नौशाद का संगीत। 8वें नंबर पर जो गाना उस साल सुना गया था, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, 1968 की बॉक्स ऑफिस की नंबर 1 फिल्म आंखें। इस फिल्म का गाना, रवि का संगीत, साहिर साहब ने इस गाने को लिखा। 9वें नंबर पर गाना था पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, आशा भोसले की आवाज़, 1968 की ही फिल्म शिकार, शंकर जयकिशन का संगीत। और 10वें नंबर पर उस साल गाना था बता दूं क्या लाना तुम लौट के आना, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम पत्थर के सनम, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक मेरा यहाँ से जाने का समय हुआ जा रहा है। और 1968 का एक और मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गाना है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। दोस्तों, अब आपसे लूंगा इजाजत, और इस वादे के साथ कि किसी और दिन रेडियो क्लासिक शो में कोई एक और कहानी आपको सुनाऊंगा। 1968 की कहानी, बस इतनी सी। अगले शो तक के लिए नमस्कार। दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो लेकिन
मोहब्बत रास आए भी दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो। बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए, उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो, कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये